राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। मरुधरा का महामुकाबले की बात यहां पर हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार राजस्थान में सियासत जो है वो पूरे चरम पर है और इसी वजह से मरुधरा का महामुकाबला अपने पूरे चरम पर है। 3 दशक से यानी 1993 में राजस्थान में एक फॉर्मूला सेट हुआ। राज्य की जनता कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से मौका देती है, 5 साल बाद सरकार बदल देती है और इस चुनावी गणित में पास होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी जबरदस्त मेहनत कर रही है। इन सबके बीच 2023 में जनता चुनावी तिगड़म पर मौन है, लेकिन सियासी शोरों का बाजार काफी गर्म है। 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा के लिए आने वाले समय में कभी भी चुनावी बिगुल बजने ही वाला है और ऐसे में अगर गहलोत की वापसी होती है तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी होगी और वहीं 30 साल से राज्य में चल रही सियासी गणित को बीजेपी बरकरार रख पाती है तो उसके लिए बड़ी कामयाबी कही जाएगी। और इसके लिए दोनों ही दल जो है वो दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम अपने इस खास शो किसका होगा राजस्थान में, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल के आखिर में होने हैं। राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में रवायत बदलने के लिए कमर कस चुके हैं। जादूगर के नाम से मशहूर सीएम गहलोत राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का लगातार ऐलान कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। वहीं बीजेपी गहलोत सरकार को सियासी शिकस्त देकर पुराने रिवाज को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त वार कर रही है। ऐसे में मरुधरा की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। लिहाजा राजस्थान के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम गहलोत ने राज्य के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। चुनाव को देखते हुए सीएम गहलोत ने अपनी तरकश से बिजली रूपी बाढ़ चलाया। उन्होंने सूबे के 1 करोड़ 10 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। पहली 100 यूनिट बिजली लोगों के लिए अब फ्री कर दी गई है और 200 यूनिट में पहले 100 यूनिट बिजली बिल का खर्च राज्य सरकार करेगी। इतना ही नहीं, गहलोत ने राज्य के वोटर्स को लुभाने के लिए ऐलानों की गठरी खोल दी है। गहलोत की घोषणाएं। गरीबों के लिए 500 रुपये में सिलेंडर। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। गरीबों के लिए फ्री राशन योजना लागू। इंदिरा गांधी रोजगार योजना के तहत शहरी इलाकों में 125 दिन रोजगार। बस में महिलाओं को 50% तक किराए में छूट। किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं बीजेपी गहलोत को घेरने में जुटी है। पीएम मोदी राजस्थान को बेहद अहम राज्य मानते हैं, लिहाजा उन्होंने राज्य के विकास के लिए 5500 करोड़ की सौगात देने का ऐलान किया है, जिसमें पीएम मोदी की सौगात राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन की सड़कें, 3 नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का उद्घाटन, नेशनल हाईवे 48 को 6 लेन बनाना, नेशनल हाईवे 25 को 110 किलोमीटर तक 4 लेन, सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल, शिवमणि वृद्धा आश्रम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार की आधारशिला। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सीकर में 1.25 लाख किसानों के लिए समृद्धि योजना का ऐलान किया। 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। इसके साथ बीजेपी ने राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। 2 सितंबर से सवाई माधोपुर में
त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा से बीजेपी की यात्रा शुरू हुई। परिवर्तन संकल्प यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया सहित कई जिलों के बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी परिवर्तन यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। संकल्प यात्रा करीब 9000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा में जुटी है तो कांग्रेस पर अपने अंदरूनी कलह को खत्म करने का भी दबाव है। लिहाजा कांग्रेस के सीनियर नेता लगातार पार्टी को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। मीटिंग में 52 सीटों पर मंथन हुआ। 2018 का चुनावी अंकड़ित। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी, लेकिन बहुमत से 2 सीट कांग्रेस को कम मिली। आइए आपको बताते हैं पिछले विधानसभा में किस दल को कितनी सीटें मिली। कांग्रेस को 99 सीट, बीजेपी को 73 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें। राष्ट्रीय लोकदल की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। वहीं बीजेपी को 73 सीटें मिली और दूसरे स्थान पर रह गई, जबकि निर्दलीय ने 13 सीटें ली। अब राजस्थान 2023 के रण के लिए तैयार है और कांग्रेस इस रण में अपने सियासी तरकश से हर तीर छोड़ रही है ताकि चुनावी संग्राम में बाजी मार सके। वहीं बीजेपी रिवाज बदलने को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन ये तो समय बताएगा कि मरुधरा में ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो किसका होगा राजस्थान? उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी और कैसे बीजेपी जो है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं राजस्थान के रण को समझने के लिए ही। और आखिर अभी मौजूदा स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए जल्दी से आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरसी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ सुशील शर्मा जी, जो कि हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, वो भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ छवि अवस्थी जी, जो कि हमारे संवाददाता हैं जयपुर की, वो भी हमारे साथ जुड़े। छवि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की तरफ से दिनेश कावत साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी। क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमारी वापसी तय है, लेकिन कोशिशें बीजेपी की भी कम नहीं है। फिलहाल मौजूदा वक्त में अपनी स्थिति आप कहां देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। 2018 के अंदर जब हम जनता की अदालत में जो घोषणा पत्र लेके गए थे, जो हमने चुनावी जो वादे किए थे, उस घोषणा पत्र को माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 10 दिन बाद में ही उसी सरकारी दस्तावेज के तौर पे पेश किया। जो वादे जिन विभागों से थे उनको भेजे गए और प्रति वर्ष सरकार का जो लेखा जोखा और घोषणा पत्र का लेखा जोखा जनता की अदालत में हमने रखा। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोविड का दौर हो चाहे लंपी का दौर हो, बजट के ऊपर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जरूर प्रश्न उठाए कि कैसे क्रियान्वित हो पाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुले दिल से कहा कि जनता जो तमाम जो लोग हैं मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते हुए नहीं थकूंगा। और उसी का नतीजा ये है कि राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में सरकार के प्रति जो आक्रोश जाहिर होना चाहिए था, वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाहिर हुआ, जो विपक्ष के तौर पे है। 73 विधायक के साथ में विपक्ष में आई थी और आज उसके विधायकों की संख्या क्या रह गई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि आखिर इतनी उनकी संख्या क्यों घटी। इसलिए लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। बिल्कुल, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता ही तय करती है, जनता ही आपको सर पर बिठाती है, जनता ही आपके सर पे ताज सजाती है। अब मौजूदा स्थिति क्या है वहां की, क्योंकि हमारे रेजिडेंट एडिटर जो है वो जयपुर को, राजस्थान को बहुत अच्छे से समझते हैं और खासतौर पर वहां की सियासत का गणित जो है वो बहुत अच्छे से उन्हें आता है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में इतना जमीनी स्तर पर काम हुआ है जितने दावे कांग्रेस पार्टी कह रही है? सुनील जी,
जी निदा, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि राजस्थान की गणित को समझना है। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, 200 सीटें हैं और अलग अलग जातियों, अलग अलग समाजों, अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है। तो वहाँ किसी भी तरह का आप एक बार वहाँ पे सर्वे करना या किसी भी तरह की कोई रुझान आना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि वोट पेटी में डल ना जाए, आप ये कहें ईवीएम मशीन में जब तक बटन दब ना जाए। कांग्रेस पार्टी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है कि हाँ, हमने बहुत सारी योजनाएं ली है और हम जैसे ही शुरुआत हुई, शपथ ली, उसके बाद से हम काम पे लग गए थे। परंतु दूसरी तरफ आरसी चौधरी साहब, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जनता ने ये भी देखा है कि आप पूरे 4 साल में लगातार आप सरकार को बचाने का प्रयास भी करते रहे, तो बहुत सारा समय आपका उसमें भी समाप्त हुआ है, बहुत सारा समय आपका उसमें भी जाया गया है। ठीक है, लास्ट में जाकर जैसा कि अशोक गहलोत अपने उसके बारे में जाने जाते हैं, जादूगर हैं, उन्होंने एक इंद्रजाल फैलाया महंगाई राहत केंद्र का। वो करने के बाद उसके बाद ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत जी को बढ़त मिली है, कांग्रेस को बढ़त मिली है। परंतु जिस तरह की परिवर्तन यात्राएं चारों दिशाओं से बीजेपी ने की है और जिस प्रकार से उसमें केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगह से आए हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जिस तरीके से वहां पहुंचे हैं, उससे हमें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी भी इस राजस्थान की जीत को, राजस्थान के चुनाव को बहुत 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 ज्यादा अहम मान रही है और वो किसी भी हालत में यहाँ पर किसी भी तरीके से हार मानने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ दिनेश कावत जी जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आपसे एक सवाल, परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं, कितना परिवर्तन ला पाएंगे, क्या लग रहा है? दिनेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दिनेश जी के पास आएंगे। दरअसल हमारी सहयोगी छवि अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। छवि, मौजूदा वक्त की हम बात करें तो राजस्थान की सियासत की अगर हम बात करें, जनता का रुझान फिलहाल क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है हमने बहुत अच्छा किया है और हमारी ही वापसी तय है। देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें अब जनता के रुझान की, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत नजदीक है और जब इलेक्शन नजदीक होता है तो कह सकते हैं कि गेंद जनता के पाले में आ जाती है। दोनों ही पार्टी पूरी कोशिश कर रही हैं कि कैसे जनता को अपनी तरफ किया जा सके, किस तरह जो उन्होंने काम किया है उसको वोट में कन्वर्ट किया जा सके। खासकर बात करें जो सत्ताधारी दल है कांग्रेस, उसकी बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार कई योजनाएं, जिस तरह की वो योजनाएं थी और एक स्ट्रेटेजी के साथ जिस तरह कांग्रेस इस बार अपनी पूरी जो भी योजनाएं उन्होंने जनता तक पहुंचाई, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत की। क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत अक्सर कहते रहते हैं एक बात कि पिछले जब उनके कार्यकाल थे उस दौरान उन्होंने कई योजनाएं लाए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया और बाद में सरकार बीजेपी की आ गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जिस स्ट्रेटेजी के साथ वो योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, वो भी ध्यान रखने की है। वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी जो हमेशा से एक रिवाज चलता आया है कि बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, वो दोबारा से रिपीट हो। लेकिन समझने की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ कमी है जो उन दोनों ही पार्टियों को पता है। बात करें कांग्रेस की तो 2 गुटों में पहले बटी हुई बताई गई थी, चाहे वो सचिन पायलट, अशोक गहलोत गुट हो। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी अंदर खाने और अब तो वो चीजें बाहर भी आ चुकी हैं, वहां भी कई अलग अलग गुट बने हुए। हाँ। अब बात करें कांग्रेस की तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कहने की अंदरूनी कलह जो है कांग्रेस पार्टी की वो बहुत नुकसानदेह साबित होने वाली है। ठीक है, हमारे साथ दिनेश कावत साहब जो कि बीजेपी के नेता हैं वो जुड़ गए हैं। दिनेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, सबसे पहले तो आपका स्वागत न्यूज इंडिया पर। और मेरा सवाल आपसे ये कि परिवर्तन यात्रा आपकी तरफ से निकाली जा रही है राजस्थान में, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, क्या लग रहा है इस परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन ला पाएंगे आप? परिवर्तन यात्रा को बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है और जहां भी जा रहे हैं अशोक गहलोत के कुशासन से जनता त्रस्त है और सड़कों पर निकल पड़ी है। परिवर्तन यात्रा तो मात्र एक बहाना है, जनता तो खुद चाह रही है कि इस कुशासन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। राजस्थान में अशोक गहलोत इस वक्त पूरा खजाना खोलकर बैठे हैं। वो राजस्थान को दिवालिया घोषित करने के कगार पर ले आए हैं और खुद के जुबान से भी उन्होंने कल बोला है टॉक के अंदर कि अगर इतना पैसा सब जगह बांटा जाएगा तो पूरा सरकार दिवालिया हो जाएगी। तो अशोक गहलोत ये मान चुके हैं कि वो किसी भी तरह से रिपीट नहीं कर रहे। यहाँ पर राजस्थान में महिला अत्याचार, कुशासन, भ्रष्टाचार, लूटमार, गुंडागर्दी इतने चरम पर पहुंच चुके हैं कि कोई भी चांस नहीं बचा कि अशोक गहलोत दोबारा यहाँ आ सकते हैं। परिवर्तन यात्रा एक साइड नहीं, चारों दिशाओं से निकल रही है और चारों दिशाओं में परिवर्तन यात्रा से सड़कें लबालब भरी है। इतनी गर्मी में भी लोग लगातार परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। तो ये लोग पलक पावड़े जो बिछा रहे हैं, ये परिवर्तन यात्रा के नहीं, अशोक गहलोत के
कुशासन से मुक्त होने की खुशी मना रहे हैं और बीजेपी के राजस्थान के सत्ता में आने का ये उद्घोष कर रही है जनता इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। ठीक है। ये कुछ समय की बात है, मात्र 1 महीने की बात है, उसके बाद सुनील जी, राजस्थान में कमल खिलेगा, जी, सूरज जी, चमकेगा सुनील जी, निश्चित आप रूप कैसे से। देख रहे हैं इस परिवर्तन जी यात्रा हाँ, को? मैं कांवड़ साहब से ही बात करना चाहता हूँ। कांवड़ साहब, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आपने परिवर्तन यात्रा चारों दिशाओं से शुरू की और आप परिवर्तन लाना चाहते हैं। एक छोटी सी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी से आप अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करते हैं और उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है ईआरसीपी का मुद्दा, जहाँ वहाँ के लोग जो कि पानी के लिए तरस रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर ईआरसीपी प्रोजेक्ट आए। उस बारे में कोई परिवर्तन की बात आपने कही वहाँ पे, या कुछ सोची, आपके घोषणा पत्र में आएगा कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे? केंद्र लगातार राजस्थान सरकार को पानी के लिए सपोर्ट कर रहा था और आपने देखा कि राजस्थान के मंत्री और यहाँ के कर्मचारी, उनके ईडी का छापा पड़ा है, किस तरह का भ्रष्टाचार जल जीवन योजना में निकला है। तो राजस्थान को केंद्र पूरा सपोर्ट करना चाहता है और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी तो राजस्थान के हर घर में केवल पानी नहीं पहुंचेगा, बल्कि 3 मंजिल तक पानी जाएगा और पूरी धरा पानी से आपको लबालब मिलेगी। जो बोरिंग जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इनका जो अलाइनमेंट सारा नीचे जा रहे हैं। आप देखिए, कुछ दिनों की बात है, ये पानी से भी मुक्त होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, कुशासन से भी मुक्त होगी। कौन सा बिल्कुल सही है। आप जल जीवन मिशन की जनता। जिस जल जीवन मिशन की बात करते हैं वो राज्य सरकार में आता है और ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार में आता है। चलिए खैर, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आरसी चौधरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। आरसी चौधरी साहब राजस्थान को, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत है, वो हर परियोजना में जहां भी केंद्र को कुछ अच्छा मिलता है, केंद्र का कहीं भी कोई नाम आता है, उस परियोजना को अटकाते रहते हैं। तो उनका एक कांग्रेस मात्र पार्टी मिशन कहती है है, केंद्र फ्री सरकार बांटो, मदद करने के लिए रेवड़ियां आगे नहीं बांटो, आती और किस केंद्र तरह सरकार कह रही है कि जनता को राज्य अपने सरकार हमें रोक रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या सुनील जी? जी, यही तो बात है कि जब जनता, और सबसे खास बात यह कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूभाग है और बहुत सारी सीटें वहां से प्रभावित कर सकती हैं इस पूरे चुनाव को, जिस जगह की बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं आरसी चौधरी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। निदा, या आरसी चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों की जो योजनाएं हैं उससे जनता कन्विंस्ड है, उससे जनता बहुत खुश है, उससे जनता जो है वो गहलोत सरकार को वापस लेकर आना चाहती है, लेकिन क्या आप अपने नेताओं को कन्विंस नहीं कर सके कि आज ही कांग्रेस से एक नेता छोड़ के और बीजेपी की तरफ आए? क्या उन्हें बिल्कुल ये सोच चुके थे कि इन जो योजनाएं हैं ये जनता पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, इसलिए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें? चौधरी साहब। सुनील जी, मैं आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर दीजिएगा, और ना ही मैंने किसी को व्यवधान डाला था, तो उम्मीद करता हूँ कोई व्यवधान भी नहीं डालेगा। बोलिए बोलिए जी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सही बात कही कि परिवर्तन यात्रा तो एक बहाना है, असली मकसद तो सत्ता को पाना है। 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत से जो नदारद रही, आज चुनावी बिगुल बच चुका है जी। और लोकतंत्र के अंदर मजबूरी है कि इन नेताओं को जनता की अदालत में जाना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए नहीं, स्वयं की कुर्सी पाने के लिए जनता की अदालत में जा रही है। इससे पहले इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। उस जन आक्रोश यात्रा में एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने के बहुत से आरोप मिले थे। और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा नहीं, ये राजस्थान के अंदर परिवर्तन राजस्थान की जनता करने जा रही है। तो आरसी साहब, दरअसल सुनील जी का सवाल आपसे ये था कि आप अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, जबकि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब था कि सबको जोड़ना है। ये तो आपका कुनबा ही बिखर रहा है, तो आप अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? बहुत मजबूत सीट, नागौर एक बहुत मजबूत परिवार जो कि आपके साथ पुराना जुड़ा हुआ था। जी 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 जी। मैं सभी जो पैनलिस्ट आपने जो आरोप लगाए, मैं सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबका जवाब दूं। और सुनील जी ने जो बात कही, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता बड़ी सूझबूझ के साथ में निर्णय लेती है। केंद्र की भाजपा सरकार को 2 बार 25 के 25 सांसद दिए, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो हारे। 25 के 25 सांसद, चाहे 3 काले कानून किसानों के लादने की बात हो, चाहे हमारी बेटियां जो राष्ट्रीय गौरव की थी वो न्याय मांग रही थी जंतर मंत्र पे, उनके प्रहार की बात हो, चाहे राजस्थान के ईआरसीपी का जो जिक्र सुनील जी ने किया उसकी बात हो, चाहे राजस्थान की जो रेलवे परियोजनाएं यूपीए की समय में जो घोषणा की गई थी उनकी बात हो, तमाम चीजों से मुंह मोड़ लिए, क्योंकि वहां पे 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए है। जनता के नेता कोई आवाज मुखर नहीं कर सकते। आपने कहा कि वो छोड़ के क्यों गए, निश्चित रूप से किसी को लगता हो कांग्रेस पार्टी के अंदर 4.5 साल से जो बाहर रहे और आज कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत से अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है, जनता की अदालत से जो आवाज आ रही है, सर्वे के आधार पर संसद की जो आवाज है, इसलिए कोई आदमी गुड़गांव में बैठ के और यहाँ पे प्रत्याशी बनना चाहे तो मुश्किल है।
इसलिए वो नाम के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में तय करे कि क्या सोचे कि हनुमान बेनीवाल जिसके साथ में गठबंधन किया था उसको छोड़ के और आज जो ज्योति मिर्जा को ज्वाइन किया है उसके साथ में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो मैंने कहा, लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। वो नंबर 3 और नंबर 4 पे भाजपा क्यों गई, कि सुनील जी मुझे लगता है जरूर पूछेंगे भारतीय जनता वही पार्टी जनता को तो होगा, सवाल तो कर रही है ना कि जवाब आप पहले आपस में तो एक हो जाइए, आपस में जो अंदरूनी कलह है उसको दूर कर लीजिए, आपस में तो ये मैसेज दे दीजिए कि हम सब एक हैं। तभी, क्योंकि एक देखिए, ये बात आप भी जानते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे, एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ये मैसेज जाएगा हम सब एक है, हमें कोई मनमुटाव नहीं है, उसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो एकता में ताकत है वो बिखरने में नहीं है। छवि से एक सवाल मैं लेना चाहूंगी। छवि, वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है क्या हकीकत में जनता का इतना ख्याल रख रही है कि अब के बाद सारे प्रत्याशी जो है जनता से ही चुने जाएंगे? देखिए बिल्कुल, अगर इससे पहले मैं आपको एक वाली बात पे अगर मैं कुछ बोलूं तो जिस तरह की बातें हम बात करें, एक कांग्रेस के लिए कुछ इस तरह का माहौल बीजेपी में भी है। इसका ताजा उदाहरण है अभी जो कैलाश मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल के बीच में जो एक इंसिडेंट हुआ था, उसको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं एक ही जैसी स्थिति से जूझ रही है। वही बात करें अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, मैं आपके सवाल का फिर से आती हूँ कि किस तरह जो जनता के बीच जो उनके काम है उनको लेके कांग्रेस जाने के विचार में है और क्या वो उसी को लेके जाएंगे। देखिए मुद्दे, अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में कई तरह के मुद्दे होते हैं। मुद्दे विकास संबंधी भी होते हैं, मुद्दे बहुत, उन मुद्दों पर फाइट होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस वक्त जब चुनाव नजदीक आता है तो जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ये हकीकत है। सुनील जी, एक लाइन में जो मौजूदा स्थिति है, जैसे कि छवि बता रही है वहां पर ग्राउंड जीरो से, कि दोनों ही पार्टियों की एक जैसी है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? एक लाइन में जल्दी से फाइनल कमेंट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरह है, जो अंत तक अपने नर्व्स को काबू में रखेंगे और अपने नेताओं को काबू में रखेंगे, लीडर्स को काबू में रखेंगे, और जो लोग एक होकर लड़ेंगे, सीधी सी बात है, विजय उनकी तय है, क्योंकि राजस्थान की जनता है। आरती जी बिल्कुल बिल्कुल, आरसी चौधरी साहब आपका मैसेज समझ के मुस्कुरा रहे हैं, वो उम्मीद है कि उनको समझ में आ गई कि आपने ये बात कहां पर बोली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, माफी चाहूंगी वक्त कम है। आरसी चौधरी जी, दिनेश कावत जी, सुशील शर्मा जी और छवि अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रोज होगी राजस्थान की बात, ठीक 9:30 बजे प्राइम टाइम में जुड़िएगा जरूर मेरे साथ। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।